कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जय माता देवी दुर्गे महिमा राउर है भारी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। जी हाँ, आज बुराई का अंत और अच्छाई की जीत होती है। जी हाँ, दशहरा, आज दशहरा है। आप सभी को इस दिन की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। और गंदरू भाई की तरफ से भी तमाम किसान भाइयों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, तो आइए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गैर वन भूमि क्षेत्रों में तसर पोषक पौधा लगाने की योजना। सूर्यमुखी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं KBSH 44। सफल किसान सुभाष मंडल से एक मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार द्वारा गैर वन भूमि क्षेत्रों में तसर पोषक पौधा लगाने की योजना तैयार की गई है। इस योजना के लिए जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना वाले जिलों में वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2017-18 तक 28 करोड़ 7 लाख रुपए की मंजूरी वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से दी गई है। यह राशि भू संरक्षण एवं वन रोपण योजना के तहत खर्च की जाएगी, जिसमें 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर की दर से लगाए जाएंगे। इस योजना में राज्य के कुल 1900 हेक्टेयर गैर वन भूमि में पौधे लगाए जाएंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य में नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के किसान मशरूम सहित अन्य कृषि उत्पादनों के खाद्य प्रसंस्करण के लिए लघु उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। जो मुर्गी पालक अंडा देने वाली मुर्गी पाल रहे हैं, वो मुर्गियों को अंडा देने से पहले यानी 17 से 18 सप्ताह की उम्र में रानीखेत रोग से बचाने के लिए कील्ड वैक्सीन नामक दवा का टीका लगाएं। साथ ही आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। अंडा देने वाली मुर्गियां जो भी किसान भाई रख रहे हैं, तो उन्हें खास तौर से ये 3 टीका जो आपने पहले लगा दिया था, जो ब्रॉयलर में लगाते हैं, उसके बाद आप चौथा टीका फाउल पॉक्स यानी मुर्गियों में चेचक का टीका, इसे सुई से देना है 0.2 ml प्रत्येक मुर्गियों को जांग में दें। और उसी प्रकार से 8 सप्ताह के उम्र हो जाने पर आप रानीखेत का दूसरा टीका R2B दें। R2B बीमारी के लिए आप इसे देने के लिए, टीका देने के लिए आप सुई से या वैक्सीनेटर आता है, अगर ज़्यादा मुर्गियां आपने रखा है तो वैक्सीनेटर से 0.5 ml प्रत्येक मुर्गियों को जांग में दे दें। तो इससे आपकी मुर्गियां रानीखेत बीमारी से सुरक्षित रह सकती हैं। जो किसान रबी मौसम में तिलहनी फसल सूर्यमुखी की खेती करना चाहते हैं, वो 1 अक्टूबर से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। किसान भाई इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए सामान्य किस्मों में DRSF 108 और संकर किस्मों में KBSH 44 लगाएं। तिलहनी फसल सूर्यमुखी का OP किस्म DRSF 108 95 से 100 दिन में तैयार होता है और इसकी उत्पादन क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर किस्म KBSH 44 की उपज क्षमता 14-15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई इनमें से किसी भी प्रभेद का चयन कर सकते हैं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। जो किसान फल बाग लगाए हुए हैं, वो अपने 8 से 10 साल उम्र वाले वृक्षों की कटाई छटाई के लिए इलेक्ट्रिक चेन शॉ नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सहायता से किसान बाग में उगे अवांछित और सूखे पेड़ों की भी कटाई कर सकते हैं। डालियों की मोटाई के अनुसार इस यंत्र में 16 से 25 इंच तक के कटर बार लगाए जा सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कामयाब किसान सुभाष मंडल से करवा रहे हैं, जो जामताड़ा के निज कजरी गांव के रहने वाले हैं। के विषय से प्रशिक्षण भी किए, रांची में जाकर भी वहाँ हेयल रांची में जाकर के भी प्रशिक्षण किए थे 15 दिन। वहाँ से भी बहुत तरह का
जानकारी हुआ उस तरह से हम लोग खेती कर रहे हैं। अभी हम नहीं पढ़े उतना, 8वां तक पढ़े, अभी बाल बच्चा जो है हमारा सबको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। सबको सोचें कि नहीं अभी यहाँ पढ़ा करके जामताड़ा में भेजें। इस तरह से हम लोग का पूरा लाभ हो रहा है। अभी लौकी वगैरह सब लगाए हैं, करेला भी लगाए हैं, अभी अच्छा आमदनी हो रहा है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2550 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 3900 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3350 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 6200 रुपए से 6600 रुपए, दाल मसूर 5600 रुपए से 6000 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 8700 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3450 रुपए से 3550 रुपए, आलू 1550 रुपए से 1750 रुपए और प्याज 1700 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, और जिसमें आपने देखा कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी और मौसम के मिजाज से भी हमारे किसान भाई अवगत हो गए और मंडी का भाव का भी पता चल गया हमारे किसान भाइयों को। लेकिन अभी वक्त हो चला है किसान भाइयों एक छोटे से विराम का। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। अब खुलेगा जानकारी का पिटारा। तैयार है ना आप लोग? बिल्कुल, हमारे किसान भाई तैयार हैं। तो चलिए किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं मटर की आगात खेती के बारे में। और अगर मटर की आगात खेती आप करने जा रहे हैं तो कौन सी किस्मों का चुनाव करें, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। जी हाँ, और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर AK श्रीवास्तव जी।
किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक डॉक्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव। ये हमें जानकारी देंगे कि मटर की आगाद खेती कैसे की जाए और कौन कौन से ऐसे किस्मों का चुनाव किया जाए जिससे ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। सबसे पहले ये बताइए कि मटर की खेती के लिए हमारे किसान भाई खेत का चुनाव कैसे करें? किसान भाइयों, इस समय मटर की जो अगेती खेती है उपयुक्त समय है। इसके लिए आपके खेत में अगर बलुआर मिट्टी है, बलुआर दोमट मिट्टी है और जल निकास की अच्छी व्यवस्था है तो उसका चुनाव करें। खेत को 3-4 बार देसी हल से या कल्टीवेटर से जोत लें। जोतने के बाद उसमें पाटा दे दें। ये देख लें कि उसमें पर्याप्त नमी है। इसके बाद उसमें बुआई करें। बुआई करने के लिए जो अगेती मटर की किस्में हैं वो हैं आर्केल, अर्ली बर्जर, मेटियोर, आज़ाद मटर 3। इसमें अर्केल है 55 से 60 दिनों में पहली तोड़ाई कर लेते हैं और अर्ली बर्जर है 60 से 65 दिन में और मेटियोर भी 55 से 60 दिन में हरी मटर के रूप में, फली के रूप में तैयार हो जाती है। इसके लिए किसान भाइयों जब खेत तैयार कर लें तो उपयुक्त जो किस्में बताई गई हैं जैसे अर्कल है, अर्ली बर्जर है, मेटियोर है, आज़ाद मटर 3 का अगर अगेती लगा रहे हैं तो 100 से 125 किलोग्राम बीज, स्वस्थ बीज लें। बीज ले सेलेक्ट मतलब चुनाव करने के उपरांत बीज को उपचार करें। इसके लिए है थीरम या बेवेस्टीन का 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर से उसको उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद किसान भाइयों राइजोबियम कल्चर से 20 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से की दर से उसको उपचारित करें। उपचारित करने के बाद ही खेत में बोएं और बोते समय ध्यान रहे कि हम लाइन से बोएं और जो दूरी है वो अगेती किस्मों के लिए है 25 कतार से कतार 25 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें और हम ध्यान रहे कि हमारा लाइन बनी रहे। कोशिश ये करें कि हम उसको छिड़काव विधि से बुआई ना। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जब हमारे किसान भाई बुआई करें तो कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें? किसान भाइयों उर्वरक के रूप में आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए 44 किलोग्राम यूरिया, 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 34 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। क्योंकि ये दलहनी फसल है इसलिए मटर में जो हम बुआई के समय ही खाद का प्रयोग करते हैं और पहले हम खाद का प्रयोग कर देते हैं, इसके बाद हम बीज की बुआई करते हैं। लगाते वक्त अगर खेत में नमी है तब तो ठीक है, अगर नमी न रहे तो हमारे किसान भाई कितना सिंचाई करें? किसान भाइयों अगर ये ध्यान रखें कि बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी हो। इसके बाद जब 20 से 25 दिन के बाद पहली सिंचाई करें। इसके जो दूसरी सिंचाई है वो 40 से 45 के दिन पे करें, लेकिन फूल आने से मटर में फूल आने से पहले करें। इसके बाद आवश्यकता अनुसार 15 से 20 दिन पर सिंचाई करें और अगर आपके पास फव्वारा सिंचाई का स्प्रिंकलर सिस्टम है तो उससे भी करने से पानी की तो बचत होती है और पौधों को अच्छा पानी मिल जाता है। मटर की जब हमारे किसान भाई खेती करें तो दूसरे मतलब दलहनी के अपेक्षा मटर में कितना फायदा होता है? अगर हम अगेती मटर की उत्पादन कर रहे हैं तो दूसरी जो सब्जियों से अच्छा है, क्योंकि अगर हम बाज़ार में अगेती मटर करेंगे तो उस समय रेट भी अच्छा होता है। दूसरी बात ये है कि हमको दवाई पे जो खर्च आता है वो कम से कम आता है। उस समय बीमारियां नहीं लगती हैं, जैसे कि चूड़ील आसिता रोग लगता है जो कि फरवरी में लगता है। अगर हम अगेती में बो देंगे तो वो नहीं लगेगा और हमारी जो दवाई की जो मात्रा हम प्रयोग करते हैं वो नहीं लगेगा। और बाज़ार में अगर हमारी हरी फली पहले पहुंचेगी तो जो मूल्य है वो अच्छा मिलता है, करीब 40 से 50 किलो 40 से 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अच्छा मिलता है। जबकि अगर हम मुख्य फसल या देर से बोएंगे, मतलब देर से बुआई करेंगे तो हमको 15 से 20 रुपये या 20 से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब की दर से ही पैसे बाज़ार में मिलता है। अभी आपने बताया कि जब आगाद मटर लगाएंगे तो उसमें कोई प्रकार का रोग वगैरह नहीं लगता है,
तो अगाती मटर में कोई किसी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा भी नहीं लगता है क्या? हाँ, मटर में कीड़ा दो तरीके से दो लगते हैं कीड़े, एक तना छेदक होता है, एक फली छेदक। तना छेदक जो कीट होता है वो शुरू में ही लगता है, वो पौधे की प्रारंभिक अवस्था में लग के धीरे धीरे तना को खा जाता है और फसल को काफ़ी नुकसान करता है। इसके लिए अगर किसान भाइयों आपके खेत में लगा हुआ है तना छेदक, तो हम फोरेट 10G 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर छिड़काव करेंगे तो तना छेदक नहीं लगेगा। दूसरा जो कीट है वो फली छेदक है। इसकी जो सूढ़ियाँ होती हैं वो पहले तो फली में छेद करती हैं, इसके बाद फली के अंदर जाकर दानों को खा जाती हैं, जिससे कि हमारा उत्पादन काफ़ी प्रभावित होता है और बाज़ार में मूल्य भी अच्छा नहीं मिलता है। इसके लिए है कि हम जो हमारे जैविक कीटनाशी हैं, जैसे नीम का रस है या नीम ऑयल से हम अगर 5% का उसमें करें, छिड़काव करें, तो हमारे फली जो छेदक कीट है उसकी रोकथाम हो सकती है। डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। आगात मटर की अगर आप खेती करते हैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि समय से पूर्व आपका मटर बाज़ार में आएगा और उसकी कीमत भी आपको अच्छी मिलेगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। झुमकी बहन, काफ़ी जानकारी अच्छी थी, बिल्कुल। लेकिन किसान भाइयों, हम एक छोटा सा विराम और लेंगे, इसके बाद फिर हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो? हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या? मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं, फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? सच, 100% सच। और खुशियों की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। बिल्कुल, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कारू दादा भी। कारू दादा, आपको दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी और तमाम दर्शकों को भी। जी हाँ। देखिए, हम लोग तो किसान हैं, बिल्कुल पर्व त्यौहार तो मनाना ही है, लेकिन क्या करें, किसानी तो नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, उसको तो करता ही रहना है। तो उसमें अब आया क्या कि एक हमने नाम सुना है ऑयस्टर मशरूम। बिल्कुल। हाँ, तो उसको कैसे उत्पादन करेंगे, उसका कैसे देखभाल, चाहे इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो कैसे हमको मिलेगा? अरे तो ये जानकारी दिलवा दीजिए ना झुमकी बहन आप। बिल्कुल दिलवा देते हैं। जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा सिंह जी। आइए जानकारी ले लेते हैं फटाफट। कृषि विज्ञान केंद्र दुमका ही है, जहां आज हम बात करेंगे ओयस्टर मशरूम की खेती के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा सिंह। इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मशरूम कितने प्रकार की होती है और इसकी खेती किस प्रकार की जाती है? मशरूम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन युक्त खाद्य फफूंद है जो अपना भोजन मृत जैव पदार्थ से, जैसे कि धान, गेहूँ, मड़ुआ आदि के पुआल से, या मकई की बलरी से, सोयाबीन की फली से, मूंगफली के छिलके पे, या प्रसंस्करण उद्योग से प्राप्त अवशेष से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उच्च कोटि के प्रोटीन पाए जाते हैं और इसकी प्रोटीन की पाचन शक्ति जो है वो 60 से 70% तक होती है, जो कि किसी भी पौधा प्रोटीन से ज़्यादा होता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन बी समूह जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड इत्यादि पाए जाते हैं। विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन B12 और विटामिन
फॉलिक एसिड जो है वो किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता है, मशरूम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से यह एनीमिया में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसकी लौ अवस्था जो है शरीर को उपलब्ध होने वाले अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें मौजूद लौह तत्व शरीर को उपलब्ध होने वाले अवस्था में पाए जाने के कारण यह एनीमिया के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें कम कैलोरी और ज़्यादा प्रोटीन होने की वजह से यह डायबिटिक के पेशेंट के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाए जाने की वजह से जो दिल के मरीज होते हैं उनके लिए भी उपयोगी आहार है। मशरूम के कई प्रजाति होते हैं, जैसे बटन मशरूम जिसे जाड़े में किया जाता है, मिल्की मशरूम जिसे गर्मी के मौसम में किया जाता है, और ऑयस्टर मशरूम जिसे साल में 9 से 10 महीने तक किया जा सकता है। मिल्की मशरूम जिसे कि ढिंगरी भी कहते हैं, और झारखंड में इसे ज़्यादातर लोग अपनाते हैं, और यह धान के पुआल पे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि धान की उपलब्धता ज़्यादा होती है। यहाँ पे धान की खेती अच्छी होती है, इस वजह से धान के पुआल पे इसे उगाते हैं। तो आइए हम ये जानते हैं कि कैसे इसको ऑयस्टर मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो सबसे पहले धान के पुआल को, जो कि सूखा हो, गीला नहीं होना चाहिए, बरसात में भींगा नहीं होना चाहिए और नया होना चाहिए, वैसे पुआल को 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबाई में कुट्टी काट लेते हैं। फिर उसे 12 से 16 घंटा पानी में भिगो के रखते हैं। उसके बाद उसे पानी से छान के छाँव में फैला देते हैं। फर्श को 2% फॉर्मेलिन घोल से उपचारित कर देते हैं और कुट्टी को जो फैलाते हैं उस इतना सुखाते हैं ताकि उसमें 65 से 70% तक नमी बची रहे। नमी को जांचने के लिए हम पुआल को एक मुट्ठी में लेके और दबाते हैं। अगर उससे बूंद बूंद पानी टपक नहीं रहा हो और हाथ गीला हो जाता है तो हम समझते हैं कि ये बिजाई के लिए तैयार है। बिजाई करने से पहले हम अपने हाथ को स्प्रेड से पोंछ लेते हैं और जिस बर्तन में मशरूम का बीज को निकालेंगे उस बर्तन को भी स्प्रेड से साफ़ कर लेते हैं। मशरूम के बीज को स्पॉन कहते हैं और उस बीज को निकाल के फिर पॉलीप्रोपाइलिन बैग लेते हैं जिसका साइज 45 गुना 60 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई में होता है। उस पॉलीथीन में 4-5 सेंटीमीटर सतह का गीला पुआल को डालते हैं जो कुट्टी किया हुआ है, और फिर आधा मुट्ठी स्पॉन धीरे धीरे किनारे की तरफ डालते हैं। उसके बाद दूसरा सतह पुआल का कुट्टी 4-5 सेंटीमीटर फिर से तह बनाते हुए डालते हैं। इस प्रकार पुआल और बीज दोनों का तह बनाते हुए 3-4 सतह तैयार करते हैं। ऊपरी सतह पे बीज नहीं डालते हैं और पुआल से ढक के और पॉलीथीन का मुंह को रबर बैंड से या धागे से बांध देते हैं और उसके बाद पॉलीथीन को 7-8 छेद बना देते हैं ताकि हवा का आना जाना हो और नमी उसमें जमा ना हो सके। फिर उसे साफ़ जगह में, साफ़ हवादार कक्ष में जहाँ पे हमें मशरूम उत्पादन करना है उस गृह में मशरूम के बैग को रख देते हैं। 15 से 17 दिन तक के लिए उसमें रखते हैं। सावधानी ये रखना है कि जिस जगह में हम रखेंगे वो साफ़ सुथरा और चूहा से दूर होना चाहिए। बीच बीच में ये भी देखते रहेंगे कि उसमें किसी तरह का रोग या बीमारी तो नहीं लग रहा है। इसकी पहचान करने के लिए हम पॉलीथीन बैग में कहीं काला या हरा या लाल हो रहा हो तो हम समझेंगे कि इसमें बीमारी लग गया है, तो उससे संक्रमण रहित करने के लिए उसे वहाँ से हटा देते हैं तुरंत। और 16वें या 17वें दिन में कुट्टी एकदम सफ़ेद दूधिया रंग का हो जाता है। फिर उस पॉलीथीन शीट को काट के हटा देते हैं और 1 या 2 बार पानी का छिड़काव करते हैं ताकि उसकी नमी बरकरार रहे। 3-4 दिन के अंदर मशरूम का छत्ता की निकलने लगता है। अगर वो किनारे से फटने लगता है तो हम समझेंगे कि वो तोड़ने के लिए तैयार है। उसे हल्के हाथों से दबा के पुआल में सटा के और घुमा के तोड़ते हैं क्योंकि वहाँ से दोबारा फिर मशरूम निकलेगा, इसलिए सावधानी तोड़ने में बरतना होता है। एक पॉलीथीन के बैग से 3-4 बार तुड़ाई हो सकता है। जहाँ पे मशरूम ग्रे बनाते हैं उसमें सावधानी ये रखना है कि वो ग्रे जो है चूहा से तो दूर हो ही, और साथ ही साथ सूर्य का रोशनी सीधा सीधा वहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से मशरूम तैयार है और इसे हम अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसे संरक्षित करके भी
रख सकते हैं 6 महीना तक अपने घरेलू परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में भी। और मशरूम एक बहुत ही आकर्षक व्यवसाय के रूप में ग्रामीण युवा युवती किसान सभी के लिए आय का उत्तम साधन हो सकता है। तो देखा किसान भाई, मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी ओयस्टर मशरूम की खेती के बारे में एवं उसके संरक्षण के बारे में। मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जानकारी रहा। बहुत अच्छी जानकारी साहब ने जो जानकारी दी, इससे जो मशरूम है और क्या ऑयस्टर मशरूम आप जबरदस्त खेती करेंगे। बिल्कुल, आप भी कीजिए और हमारे जो किसान भाई हैं वो भी ऑयस्टर मशरूम की खेती करते हैं, तो काफ़ी उनको मुनाफा मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपको अमल करना होगा हमारी जानकारियों पर। बिल्कुल, है ना। लेकिन अब किसान भाइयों, हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको अपना पता बताएंगे, ताकि आपका कोई भी सुझाव हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, तो आप हमें खतों के माध्यम से हम तक पहुंचा सकें। तो हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। 001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।